बायां हाथ कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करिए और दाहिना हाथ जो गतिविधियां आरंभ करता है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो एक ही शरीर अगर दो तरह का प्रयास करेगा तो सरकार नाम का जो शरीर हमारा है उसको देखना चाहिए कि हमारे सभी अंग प्रत्यंग इसमें मिलकर एक दिशा में चलें और अंतिम फैसला तो जनता ही करती है ना। तो अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं सरकार बनने के बाद सभी उपचुनाव में तो सरकार जीती ही है। देखिए, हमारे एक शामिल बाजा कहा जाता है। कई बारात में कहीं भी जाते हैं तो हर तरह के बाजा रहते हैं, उसमें ढोल नगाड़ा भी रहता है और पिपीरी भी रहती है उसमें। तो ये जो चुनाव है इसमें कोई अपनी पिपीरी लेकर उतर जाए, अपने वहाँ अगर आपने वहाँ कुछ किया हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने उस क्षेत्र के लिए कुछ किया है, तब आप उसके बल पर भी ताल ठोकिए, तब तो एक बात समझ में आती है। पर हर सट्ठे ऐसे ही हो गया चुनाव तो हम भी उसमें चले जाएं, भाषण भूषण कर लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय जी आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं और आज बात करेंगे इनसे विभिन्न विषयों पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर्यावरण मेला आप करवाने जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास होगा इस मेला में? देखिए, पर्यावरण के बारे में हर जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वह आज कंसर्न रखता है और दुनिया में 1972 से ही इस बारे में विचार आरंभ हो गया। जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, तब से 2022 में COP27 हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। इस बीच में जितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जितने वैज्ञानिक दल बने हैं, जितने अध्ययन हुए हैं, वो अध्ययन ये मान रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी पृथ्वी की परेशानी बढ़ रही है और पृथ्वी बीमार हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस बुखार का इलाज होना चाहिए। अब इसके इतने पहलू हैं कि जो पहलू ध्यान में आते हैं उन पर सरकारें, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ विचार करते हैं और इनके विचार के दौरान ही पता चलता है कि हम जितना विचार कर रहे हैं उससे और भी अधिक पहलू हैं जिसको प्रभावित कर रहे हैं। यानी हमारे एक एक व्यक्ति की जो गतिविधियाँ हैं, एक एक समूह की गतिविधियाँ हैं, वह पर्यावरण पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो उसका निदान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो देश दुनिया में अभी तक जो चर्चाएं हुई हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं, जो प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों को हम सरल तरीके से आम जनता के सामने प्रदर्शित करें। सर, जब बात पर्यावरण की चल निकली है तो झारखंड एक ट्राइबल, एक आदिवासी राज्य रहा है और यहाँ पर जो है वन बहुत तेज़ी से कटे हैं। आज प्रतिशत देखते झारखंड बनने के बाद तो वन बहुत तेज़ी से घटे हैं और अवैध तरीके से यहाँ लकड़ी की कटाई होती रही है। तो आने वाले समय में झारखंड को किस तरह से आप बचाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ के सरकार और प्रशासन को? हम लोग तो प्रयास करते रहे हैं। सारंडा को लेकर प्रयास किया हम लोगों ने, पलामू टाइगर रिजर्व को लेकर हम लोगों ने प्रयास किया है और हर प्रयास में यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार या जो सक्षम संस्थाएं हैं वे अपने नियमों का पालन न कर रही हैं, न करा रही हैं। कोई भी नया उद्यम जो आर्थिक विस्तार के लिए है, उद्योग है या खनन है, आरंभ होता है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको पहले कंसेंट टू इस्टैब्लिश देता है कि ठीक आप स्थापित करिए, ये शर्तें रहेंगी स्थापना की। जब वो स्थापित हो जाता है तो उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट देती है कि आप अपना कारखाना, अपना उद्यम चालू करिए। अब इसके बीच में इतने गैप होते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर नज़र नहीं रख पाता है और लोभ लाभ के कारण से थोड़ा फ़ायदा हमको हो जाए, इसलिए उन शर्तों का लगातार उल्लंघन होता है। तो कागज़ पर तो हमने सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया है, मगर ज़मीन पर नहीं हो पाता है। सिद्धांत और व्यवहार का जो अंतर है, ये अंतर जब तक नहीं मिटेगा और लोभ लाभ की जगह फिर से हम लोग शुभ लाभ की अवधारणा नहीं स्थापित करेंगे तो ये कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। बायां हाथ कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करिए और दाहिना हाथ जो गतिविधियाँ आरंभ करता है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो एक ही शरीर अगर दो तरह का प्रयास करेगा तो सरकार नाम का जो शरीर हमारा है उसको देखना चाहिए कि हमारे सभी अंग प्रत्यंग
इसमें मिलकर एक दिशा में चलें और पर्यावरण का संरक्षण करने का हम प्रयास करें। जी सर, बिल्कुल आपने कही बातें कि कहने और जो परिलक्षित होते हैं प्रयास, उन दोनों में अंतर आ गया है। 1 जनवरी के दिन जब पूरा देश उल्लास मना रहा था, तो वैसे समय में देश की एक बेटी को 2 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीट दिया जाता है। तो ये जो नैतिकता का पतन हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि लोगों में एक नैतिकता की भावना आए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके? देखिए, इसमें तो हमारे कानून के जो प्रावधान हैं उसके हिसाब से न्यूनतम समय में अगर ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी आरंभ होगी तो ये बातें जाएंगी। मगर समाज कितना भी दुरुस्त हो जाए, नियमों का उल्लंघन करने वाले, पागल की तरह व्यवहार करने वाले ऐसे लोग तो रह ही जाते हैं। सर, जब बात सरकार की चल निकली है तो आपसे जानना चाहेंगे कि 3 साल हेमंत सरकार के झारखंड में हो गए हैं। सरकार अपनी पीठ अलग थपथपा रही है कि जितने भी चुनावी वायदे थे वो सारे के सारे पूरे कर दिए। विपक्ष कह रही है कि लोक लुभावन वायदे बहुत पूरे कर दिए मगर उसे ज़मीन पर नहीं उतार पाएगी। और इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे सारे युवा जो हैं कंसर्न रखते हैं, वो है नियोजन नीति। इस सारे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 साल सरकार के बीत गए। सरकार ने जो काम बढ़िया किया उसके लिए उसको बधाई है। जो नहीं कर पाए हैं उनको करना चाहिए। जो काम सही नहीं हुए या कुछ ऐसे काम हो गए जिनको हमने कह तो दिया जुबान से या नियम बना दिया, लागू करने में बड़ी कठिनाई है उसको, तो उस पर भी फिर से विचार करना चाहिए सरकार को। अब एक तथ्य ये है कि सरकारें जो अच्छा कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं, विपक्ष जिसकी आलोचना कर रहा है, अंतिम फैसला तो जनता ही करती है ना। तो अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं सरकार बनने के बाद, सभी उपचुनाव में तो सरकार जीती ही है। हम लोगों की नज़र में भी लगता है कि सरकार ने ये किया, उसको नहीं करना चाहिए था। सरकार जब चलती है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, कोई पार्टी सरकार बनाती है, तो उसका जो समर्थक वर्ग है उसके लिए वह चाहता है कि हम इसके लिए कुछ करें। इसमें कहीं भी कुछ भी हर्ज नहीं है। ये सरकार भी अगर वह काम कर रही है तो इसके लिए उसकी आलोचना न की जाए, वही बेहतर है। परंतु यह करने में सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी संस्था है जो संविधान और नियम से नियंत्रित होती है। अपने ही बनाए हुए नियम, अपनी ही बनाई कसौटियाँ हैं, उसे वो नियंत्रित होती हैं। अगर इनका उल्लंघन करती है तो सरकार को देखना चाहिए कि ये आगे ना हो। ये करने से हमको फ़ायदा क्या है, हमको लाभ क्या है। अगर फिर हम अगली सरकार बना लेंगे, यही लाभ है, तो ये विषय अनंत काल तक नहीं चल सकते हैं। संविधान आपको किसी के लिए भी अधिकतम करने की इजाज़त देता है, मगर 100% गारंटी उसी के लिए कर दी इसकी इजाज़त नहीं देता है। इतनी बात को सरकार समझेगी, उसके काम अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी युवा हैं, शिष्ट हैं, समझदार हैं, वो ज़रूर आत्मालोचना करेंगे, मीमांसा करेंगे। और कहीं से कोई आलोचना आ रही है, विरोध आ रहा है, तो एक बार उसको भी अपनी कसौटी पर परखेंगे, तो शासन आगे 2 साल के लिए अच्छा चलेगा, बेहतर चलेगा। छोटा सा सवाल ये कि जो रामगढ़ उपचुनाव होंगे उसमें क्या भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी अपना प्रत्याशी देगी? देखिए, हमारे एक शामिल बाजा कहा जाता है। कहीं बारात में कहीं भी जाते हैं तो हर तरह के बाजा रहते हैं उसमें, ढोल नगाड़ा भी रहता है और पिपीरी भी रहती है उसमें। तो ये जो चुनाव है इसमें कोई अपनी पिपीरी लेकर उतर जाए, अपने वहाँ से अगर आपने वहाँ कुछ किया हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने उस क्षेत्र के लिए कुछ किया है, तब आप उसके बल पर भी ताल ठोकिए, तब तो एक बात समझ में आती है। पर हर सट्ठे ऐसे ही हो गया चुनाव तो हम भी उसमें चले जाएं, भाषण भूषण कर लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसे रामगढ़ का जो चुनाव है वह दबंग राजनीतिक दलों, व्यक्तित्वों के प्रतिस्पर्धा का सवाल है। इसमें कोई जाके पीस जाए तो उससे उसकी कोई भलाई नहीं होगी। बिल्कुल सर, हमारे देश में जातीय और धार्मिक विवाद और संघर्ष आज बहुत आम बात हो गए हैं। देश का एक ऐसा अल्पसंख्यक धर्म, जैन धर्म, जो कि शांति और अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है, आज पूरे दुनिया के जैनी जो लोग हैं वो सारे के सारे आंदोलनरत हैं। और जो उनका आंदोलन चल रहा है वो समेत शिखर को लेकर चल रहा है। उन लोगों को ऐसा मानना है कि अगर इसे पर्यटन स्थल के तौर पर
घोषित किया जाता है तो यहाँ पे मांस मछली और लहसुन प्याज जिससे कि वो परहेज करते हैं उनका भी बनना शुरू हो जाएगा और इनसे उनकी धार्मिक पवित्रता नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी। तो इस पूरे विवाद का समाधान आप कैसे देखते हैं? जैन समुदाय जैसे शिष्ट और शांत समुदाय को आंदोलन पर उतरना पड़े, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए कोई नहीं हो सकती है। किसी सरकार के समय अगर कोई ऐसा निर्णय हो गया है तो इसको भूल मानकर, समझदारी की कमी मानकर या कोई निर्णय लेते समय हमको जितने व्यापक रूप से विविध पहलुओं पर विचार करना चाहिए हम नहीं कर सके, कुछ चीज़ें हमसे छूट गईं, ये मानकर उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि इसमें आप बदलाव करिए और वर्तमान में जो सरकार है उसको भी इसी रूप में बदल देना चाहिए उसको। और मुझे तो लगता है कि देश को एक ऐसा अवसर मिला इसके माध्यम से कि केवल जैन समुदाय के ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के भी जो तीर्थस्थल हैं, उन तीर्थस्थलों पर आपकी उस तीर्थस्थल के प्रति आस्था है तब तो वहाँ जाइए, कष्ट सह के भी जाइए या सुविधा मुहैया करके जाइए। मगर आपको उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, केवल उत्सुकता के लिए जा रहे हैं, समय बिताने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं और वहाँ इस कारण से ऐसे उद्यम खड़ा होंगे, होटल बनेंगे, मोटल बनेंगे, दुकानें बनेंगी, तो उससे स्थान के प्रति जो आस्था है उस आस्था का तो क्षरण होता है। इसलिए न केवल पार्श्वनाथ की पवित्रता, अक्षुणता जैसा जैन धर्म के लोग चाहते हैं उसके मुताबिक उसमें बदलाव करना चाहिए, बल्कि जितने भी समुदाय हैं सभी के धार्मिक स्थलों को आस्था का स्थल बनाना चाहिए। मक्का मदीना तो कोई पर्यटन करने के लिए नहीं जाता, वो हज करने के लिए जाता है। तो साहब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम इन स्थलों पर जाएंगे तो आप क्यों पर्यटन के लिए जाएंगे? उसके प्रतीक में आप आस्था रखते हैं तो उस आस्था के हिसाब से वहाँ जाइए। जिसको आस्था नहीं है उसको वहाँ जाना और ऐसे लोगों के लिए वहाँ तरह तरह की सुविधाएं खड़ा करना ये गलत है। इसलिए पहले जो गलतियाँ हो चुकी हैं अन्य धर्मों में भी उसको भी सुधारना चाहिए। पार्श्वनाथ ने एक अवसर दिया है और जितना जल्दी हो राज्य की सरकार, भारत की सरकार मिलकर इस समस्या का समुचित समाधान करे ताकि ऐसे समुदाय को आंदोलन पर और उग्र होने की ज़रूरत न पड़े। बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि जैन समुदाय शांत धर्म के लोग हैं और उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। सर चलते चलते अंतिम एक सवाल, आरक्षण पर लेकर के देश में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक तरफ जो है वो समाज में और सरकार भी उसको सपोर्ट करती है कि आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग कहने लगे हैं कि अब यहाँ पर प्रतिभा के लिए सम्मान का जगह नहीं रह गया, क्योंकि अब जैसे बगल के राज्य बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी ये बातें आ रही हैं कि वहाँ जातीय जनगणना होगी और आबादी में जितना ज़्यादा प्रतिशत जिनका होगा उनको उतना ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। तो देश सर ये आरक्षण के मामले में किधर जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, इसकी कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारे संविधान ने इसका प्रावधान किया है और इस प्रावधान को सही मानने वाले लोगों का यही कहना है कि किसी कारण से कालक्रम में कोई समुदाय है सांस्कृतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से पिछड़ गया है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने बल पर उस ऊंचाई को छू सके, तो उसके लिए कुछ विशेष सुविधा देनी चाहिए। डॉक्टर राम लोहिया जैसे लोग इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहते थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है, दोनों को आप दौड़ में कहिए कि आप लक्ष्य प्राप्त करिए, वो नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत गूढ़ रहस्य इसके भीतर है और जब हम अपने संविधान सभा के वक्तव्यों को, भाषणों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई पड़ता है। आज बिहार या कई लोग मांग करते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना होती है, उसको भारत सरकार ने 2011 में किया था, उसको प्रकाशित नहीं किया था। अब कोई जातीय जनगणना कर ले तो इस जनगणना का केवल एक ही उद्देश्य होगा कि सरकार की नौकरियों में उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब तो बहुत सीमित उद्देश्य हैं, नौकरियां इतनी नहीं हैं कि आप सभी को उसका लाभ दिला सकें। दूसरा कि जो विशेष अवसर के सिद्धांत का उपयोग कर रहा है उसके भीतर भी अगर ऐसा समूह हो गया है जो अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौती देता है और प्रतिस्पर्धा में सफल होता है, तो उसको तो उस वर्ग से अलग हटा देना चाहिए।
उस वर्ग के बाकी लोग हैं उनको ये अवसर मिलना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। इस रूप में अगर इसका उपयोग होगा तब तो हम इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकेंगे, नहीं तो राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा। और मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब लोग समझ जाएंगे कि ऐसे सवाल उठाने वालों की मानसिकता क्या है, वे चाहते क्या है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आरक्षण जो है वो एक व्यवस्था है, इसका लाभ भी मिलना चाहिए और स्वस्थ प्रतियोगिता का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल भी बना रहना चाहिए, कहना है सरयू राय जी का अपने सहयोगी रिक्की राज के साथ। दृष्टि नाव की तरफ से फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।